नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। 24 घंटे से भी कम समय बचा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहीं राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में, यानी इसी हिस्से में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। गठबंधन के साथियों ने कहा है कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन फिर भी कई सवाल हैं मोदी 3.0 के सामने। नई मोदी सरकार कैसी होगी? गठबंधन के साथियों की भूमिका क्या रहेगी? मंत्रिमंडल चयन से लेकर शपथ ग्रहण समारोह तक पर पेश है श्वेत पत्र। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं जयशंकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time. That is नरेंद्र मोदी। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे। मोदी जी, यू ट्रूली इंस्पायर्ड द नेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। वंदे वंदे वंदे। 18वीं लोकसभा के मंत्रियों के प्रधान है मोदी, ये तय हुआ। गठबंधन को सहज स्वीकार है मोदी, ये तय हुआ। तीसरी बार फिर है मोदी सरकार, ये भी तय हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो तय हो गया वो सामने है, जो तय होना है उसकी झांकियां शपथ ग्रहण समारोह में दिखेंगी। अब की बार गठबंधन सरकार है तो पिछले 2 शपथ ग्रहण समारोहों से तस्वीरें कुछ अलग रहेंगी, कुछ चेहरे अलग दिखेंगे, कुछ व्यवस्थाएं अलग दिखेंगी। प्रधानमंत्री अहम अवसरों पर खास प्रतीक चिन्हों से संकेत दिया करते हैं। उनकी शपथ पर तो सबकी निगाहें रहेंगी ही। सबकी जिज्ञासा ये भी रहेगी कि गठबंधन सरकार में कौन बनेगा मंत्री, किसको मिलेगा कौन सा पद, किसका रहेगा कितना कद। फॉर्मूला कुछ तय हो रहा है कि कैसे सारे सहयोगी दलों को मंत्री पद वगैरह दिया जाएगा। कुछ ऐसा है क्या? कुछ तय हो रहा है मांझी जी? प्रमुख दलों के लोग से जिनका ज्यादा लाइन शेयर है, वो लोग बैठ करके तय करेंगे कि कहां कहां किनको क्या जगह मिलनी है। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि वो लोग बैठ के मिलकर के तय करेंगे, वो सबको मान्य होगा। इस बार क्योंकि बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है, 272 का आंकड़ा नहीं वो पार कर पाई अकेले दम पर, तो गठबंधन पार्टनर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। क्या ये कहना सही है? और एक सांसद से अगर 5 सांसद होते हैं तो क्या आपकी भी अपेक्षाएं बढ़ती हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी है, ये सोच ही गलत है। ये बहुत गलत सोच है। जिस तरीके से पूरे समर्पण भाव के साथ बिना किसी शर्त के एनडीए के तमाम घटक दल पिछले 10 सालों में मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं, उसी समर्पण भाव से हम लोग इस बार भी हैं। कई राज्यों में बीजेपी को झटका लगा, कई राज्यों ने जीत की सौगात भी दी।
कई नए साथी जीत कर आए तो कई पुराने हार भी गए। कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री भी हारे। किस राज्य को मंत्रिमंडल में कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? शपथ ग्रहण समारोह में इन सवालों के जवाब की भी झांकी दिखेगी। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण अगवानी को तैयार है। साज सज्जा, व्यवस्था, सुरक्षा की समीक्षाएं लगातार चल रही हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश भर से आमंत्रित मेहमान और विदेशों के अति विशिष्ट मेहमान दिल्ली में जुटने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही तीसरी बार शपथ लेंगे, देश की राजनीतिक रिकॉर्ड बुक में उन्हें पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले पीएम के तौर पर दर्ज कर दिया जाएगा। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता सब उत्साह में हैं। एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली। अब मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन ऐतिहासिक पल के लिए तैयारियां अभूतपूर्व हैं। मंच सज चुका है दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए। जब गणतंत्र दिवस के लिए विशेष मेहमानों के बारे में सोचा जाता है तो प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा बनाने वाले मजदूरों के बारे में सोचते हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो उस कॉरिडोर को बनाने में जो हाथ लगे थे उनका सम्मान प्रधानमंत्री ने किया। तो इस बार भी जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो खास मेहमानों को इसके लिए बुलाया गया है। विदेशी मेहमान तो हैं, लेकिन देश से जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, जो इस विशेष आयोजन में वहां पर रहेंगे, वो सब भी बेहद खास हैं। तो प्रधानमंत्री का ध्येय वाक्य जो है नेशन फर्स्ट या फिर नेबरहुड फर्स्ट, इन सब की झलक प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में दिखने वाली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार फिर मोदी सरकार। विधि द्वारा स्थापित इस बार थोड़ी सूरत बदली है, गठबंधन धर्म में थोड़ी सीरत भी बदली है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की परंपरा नहीं बदली। हर शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ कूटनीति की नई तस्वीर लेकर सामने आया। 2014 में सार्क देशों के प्रतिनिधि आए, 2019 में बिम्स्टेक के सदस्य आए, 2024 में रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के नेताओं को निमंत्रण है। ये तीनों तस्वीरें मोदी सिद्धांत की झलकियां हैं, वो सिद्धांत जो उनकी सरकार में विदेश नीति तय करता है। 2024 की तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सेशेल्स, मॉरिशस और मालदीव के शीर्ष नेताओं को शपथ ग्रहण में अतिथि के तौर पर बुलावा भेजा गया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू मालदीव के विदेश मंत्री और कई नेताओं के साथ शपथ ग्रहण का हिस्सा बनते दिखेंगे। पिछले कुछ समय से मालदीव की चीन से बढ़ती नजदीकियां और भारत के साथ तल्ख रिश्तों के बीच उनका पहली बार भारत आना कूटनीति, विदेश नीति और राजनीति तीनों तौर पर अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 कार्यकाल से पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्तों की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं। उनका तीसरा शपथ ग्रहण कार्यक्रम उसी नीति का सबसे बड़ा मंच बनता है और इस बार भी वही तस्वीर बनती दिख रही है। नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री के शपथ लेंगे। तीसरी बार वो इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए हैं। इस पूरे आयोजन को लेके आप देख सकते हैं कि कैसे प्रेपरेशंस चल रहे हैं। जगह जगह पे प्लैकार्ड्स लगाया गया है। कुल 7 जो फॉरेन स्टेट हेड्स हैं
उनके वेलकमिंग के लिए ये बैनर्स लगाए गए हैं। इन फॉरेन हेड्स को छोड़ के कुल 8,000 गेस्ट्स कल ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। कल शाम के समय राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और उसके लिए जो भी आयोजन है वो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो सारा विश्व चाहता है उनको उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने जैसे कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो उस हिसाब से लोगों की उत्सुकता तो रहती है। विदेशी मेहमानों के अलावा जो एक बात इस बार के शपथ ग्रहण समारोह को अति विशिष्ट बनाती है वो है खास कार्यक्रम में आम जनों की उपस्थिति। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के अलावा नई संसद सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले कर्मचारियों, वंदे भारत और मेट्रो रेल के लिए काम करने वाले कर्मचारियों, किन्नरों, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, केंद्र सरकार के लाभार्थी और विकसित भारत योजना के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। फिल्म, खेल, सामाजिक क्षेत्र और उद्योग जगत की भी कई हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बन सकती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने। यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति भवन को अंदर से सजाया जा रहा है तो बाहर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस बैरिकेड के आगे अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स तो हैं ही, साथ ही एसपीजी, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, एनएसजी और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। ऊंची इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगे होंगे, अलग अलग जगहों पर स्नाइपर्स की तैनाती होगी। विदेशी मेहमानों के होटलों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस तैनात रहेगी। मंत्रिपरिषद में लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर हम पिछले मंत्रिमंडल को देखें, लोकसभा में 79 मंत्रालय थे, इनमें से 1 प्रधानमंत्री, 28 केंद्रीय मंत्री, 45 राज्य मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ थे। अब जल्द ही नया मंत्रिमंडल सामने होगा। हालांकि 2014 के बाद से ही मंत्रियों का नाम शपथ से पहले तक बिल्कुल गोपनीय रहता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं जयशंकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार का कैबिनेट कैसा होगा? किन पुराने चेहरों पर लगेगा दांव और कौन से नए चेहरे शामिल होंगे? सहयोगियों के हिस्से क्या आएगा? इन सवालों पर खूब चर्चा। स्वाभाविक है, आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किनको मंत्री बनाना है, किनको क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है। उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर विश्वास रखकर 5 सीटें उसको लड़ने को दी जाती हैं। बिना मांगे जब मुझे इतना मिला, मेरी पार्टी को इतना मिला, तो अब कतई मांगने की अब कोई लालसा बाकी नहीं है। लोकसभा स्पीकर की भी बात की गई है, क्या इस चीज पर कोई कंफर्मेशन मिला? हो सकता है, मगर कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, डिस्कशंस में चल रहा है। कोई चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए को एक बड़ा एसेट है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करने का वो एक्सपीरियंस और वो स्किल चंद्रबाबू नायडू जी के पास है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय
सरकार की कैबिनेट के सबसे अहम मंत्रालय होते हैं। पूरी संभावना है कि बीजेपी ये मंत्रालय अपने पास ही रखेगी, पर सहयोगियों को भी बड़े मंत्रालयों की उम्मीद है। ऐसे में कृषि, रेल, नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग जैसे मंत्रालयों पर सहयोगियों का अधिकार हो सकता है। जहां तक बीजेपी के अपने मंत्रियों का सवाल है, तो सांसदों के अनुभव और कार्यकुशलता के साथ साथ जिस राज्य से वो जीत कर आए हैं, उनकी अपनी जीत का मार्जिन, ये सारी बातें मायने रख सकती हैं। साथ ही सामाजिक संतुलन बनाने के लिए जाति भी अहम आधार होगा। इस बार के चुनावों में बड़े अंतर से जीतने वाले सांसदों को देखें तो बीजेपी से पहला नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आता है, जो विदिशा से 8,21,408 वोटों से जीत कर आए। अमित शाह गांधीनगर से 7,44,716 वोट से जीते। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से 3,57,608 वोट से जीते। नितिन गडकरी नागपुर से 1,37,603 वोट से जीते। राजनाथ सिंह लखनऊ से 1,35,149 वोट से जीते। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से 1,15,677 वोट से जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करके भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। एनडीए की सरकार जो ये बनी है, इसमें सहयोगियों की जरूरत ज्यादा है। पहले भी सहयोगी थे और पहले सहयोगियों को एनडीए की ये बात माननी पड़ेगी, भाजपा की बात माननी पड़ेगी कि जब भी उसको पूर्ण बहुमत भी आया, 2014 में उसको 280 से ज्यादा सीटें आई, 2019 में उसको 300 से ज्यादा सीटें आई, फिर भी उसने अपने सहयोगियों को साथ रखा, उनको पद दिए, उनको मिनिस्ट्रीज दी। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए नेचुरल है। ये उन्होंने यहाँ अभी भी देखा, चाहे शिंदे शिवसेना हो, चाहे नीतीश कुमार हो, उन्होंने उनको बिल्कुल सही सीटों का बंटवारा करा। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिशनली हमने देखा है कि भाजपा ने अपने सहयोगियों का साथ दिया है, उनको ऐसा कोई जूनियर पार्टनर की तरह नहीं ट्रीट करा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से 2,32,577 वोटों से जीते। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा पश्चिम से 6,11,578 वोटों के अंतर से जीते। ये पूर्ण बहुमत नहीं है तो क्या है? लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के आसपास पहुंची है। देश के इतिहास को भी उठा के देखें कितनी बार ऐसा हुआ है। एनडीए चुनाव लड़ा था और एनडीए के अकेले की सीटें स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट जनादेश को ही प्रदर्शित कर रही है। हालांकि एक लंबी लिस्ट उन मंत्रियों की भी है जो चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी अमेठी से, राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, अजय मिश्रा खीड़ी से, सुभाष सरकार बांकुड़ा से, अर्जुन मुंडा खूंटी से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से, आरके सिंह आरा से चुनाव हार गए। आम जिंदगी की तरह राजनीति में भी हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। 2014 और 19 की सरकारों में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन सरकारें एनडीए की चली, सहयोगी साथ रहे। इस बार बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए को बहुमत है। ऐसे में सहयोगियों की अपेक्षाएं भी हैं और सहयोगियों की उम्मीदें भी हैं। मोदी सरकार के परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं और ये सदस्य ही नई सरकार का आधार है। भागीदारी बढ़ी है तो हिस्सेदारी की दावेदारी कम कैसे हो सकती है? टीडीपी की 16 सीटें हैं, जेडीयू की 12, शिंदे शिवसेना की 7, लोक जनशक्ति पार्टी की 5, इसके अलावा आरएलडी की 2, अपना दल की 1, एनसीपी की 1 सीट हुई है। टीडीपी और जेडीयू अपना मन खुलकर सरकार के सामने रख चुके हैं और उसमें उन्होंने कई बड़े मंत्रालयों की मांग की है, ऐसा बताया जा रहा है। रेलवे एक ऐसा मंत्रालय है
जिस पर लगातार बिहार के हिस्से में हुआ था हक बनता है, और जो सबसे ज्यादा राजस्व इस विभाग को बिहार दे रहा है। बिहार के कारण जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बिहारी हैं, वो सबसे ज्यादा रेलवे को राजस्व दे रहा है। इसके पहले जब झारखंड हमारे साथ था तो जो माल ढुलाई का मामला था, मालगाड़ियों का, जो खनिज संपदा के मामले में, तब भी बिहार सबसे ज्यादा राजस्व देता था, लेकिन रेलवे के मामले में बिहार पिछड़ा रहा। इसलिए बार बार वो ये मंत्रालय बिहार के हिस्से जाता रहा। राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता में किसान नौजवान है, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी मिले तो वो लोगों को ज्यादा, मतलब जो है किसानों को, नौजवानों को, दलित वंचितों को अच्छा लगेगा। चौधरी को कृषि मंत्री के तौर पर देखते हैं। अब जो भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी देंगे। टीडीपी ने तो स्पीकर का पद भी मांगा है। स्पीकर का पद टीडीपी चाहते इसलिए है कि उनके जो राज्य के हित हैं, स्पीकर के जरिए वो मंत्रियों और मंत्रालयों से वो काम करा सकें, इसलिए उनका इतना जोर है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के पास अब 240 उनके पास खुद के सांसद हैं, तो वहाँ सदन में उतनी दिक्कत नहीं आना। जो समर्थन है वो सरकार को तो मिलता ही रहेगा, लेकिन इस जो टीडीपी चाहता है कि स्पीकर उनका होगा तो उनके लिए बहुत सारी योजनाओं के कामकाज हो जाएंगे, बहुत सारे जो राज्य को मदद के विषय हैं वो सुलझ जाएंगे। वो एक स्पीकर का विंडो होगा जिसके जरिए वो काम कराते रहेंगे। अब अगर बीजेपी को देखा जाए तो उसके कुल 19 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, जिसमें स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह जैसे नाम शामिल हैं। नए सहयोगियों और हारे हुए मंत्रियों का भविष्य क्या हो सकता है, ये मोदी सरकार के 2 कार्यकाल के पैटर्न को देखकर कुछ कुछ समझ में आ सकता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। नए मंत्रिमंडल में यहां से आने वाले सांसदों को तरजीह दी जा सकती है। और चूंकि यूपी से सबसे बड़ा झटका लगा है, तो वहां पर मंत्रियों के लिहाज से क्या फॉर्मूला हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं एनडीए के भीतर, उन सब की तरफ से नई सरकार में, नए मंत्रिमंडल में अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी अपनी मांगे हैं, अपना अपना फॉर्मूला भी एक है। ऐसे में स्पीकर का पद भी एक ऐसा है जिस पर सहयोगियों की निगाहें भी रहती हैं। क्या स्पीकर का पद किसी सहयोगी पार्टी के पास जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी ही अपने पास रखेगी? बस कुछ देर में यह भी साफ होने वाला है। स्पीकर की भी बात की गई है, क्या इस चीज पर कोई कंफर्मेशन हो सकता है? डिस्कशंस में चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि स्पीकर टीडीपी से चुना जाए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी नायडू एनडीए के साथ थे। उस सरकार में भी स्पीकर का पद टीडीपी के हिस्से में था। तब जेएमसी बाल योगी स्पीकर थे। ये ऐसी अटकलें और प्रयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रही है। मेरे ख्याल से ये किसी भी पत्रकार को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि बीजेपी को कोई कौन क्या मांग रहा है, टीडीपी क्या मांग रही है और जेडीयू क्या मांग रहा है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 साल में मीडिया जिसको कहता है कि बीजेपी इसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उसमें से कोई नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल अटकलों का बाजार बीजेपी ने पिछले 10 साल में ध्वस्त कर दिया है। तो टीडीपी क्या मांग रही है, जेडीयू क्या मांग रही है, अगर अमित शाह ने कैमरे में आके ना बोला हो तब तक वो अटकलें ही हैं केवल। लोकसभा ने अब तक पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर से लेकर ओम बिरला तक 18 स्पीकर देखे हैं, जिसमें नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार स्पीकर रहे। अब सामने 19वें स्पीकर के चयन की चुनौती है। आमतौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी से ही स्पीकर होता है, लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ है जब सहयोगी दलों के सांसदों को भी स्पीकर बनाया गया है। 12वीं लोकसभा में टीडीपी के जीएमसी बालयोगी और 13वीं लोकसभा में शिवसेना के मनोहर जोशी स्पीकर रह चुके हैं। गठबंधन सरकार में स्पीकर का रोल बहुत अहम होता है।
क्योंकि पार्टियों की समर्थन वापसी की आशंका बनी रहती है। समर्थन वापसी की स्थिति में स्पीकर से सरकार का पक्ष लेने की उम्मीद की जाती है। स्पीकर दल बदल के आधार पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दल बदल के केस में फैसला स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। स्पीकर तय कर देता है कि जो एक दफे फैसला ले लिया, इनवेरिएबली आप देखेंगे कोर्ट्स भी उसको रिवर्स नहीं करते, क्योंकि ये जो इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, उसमें एक दूसरे की चीज में इंटरफियर नहीं करते। खासतौर से जुडिशरी अवॉइड करती है लेजिस्लेचर के मामले में इंटरफियर करना, अनलेस की बहुत जरूरी हो। आपने मांगा हुआ था। स्पीकर का रुख निष्पक्ष होता है, लेकिन सरकार के हितों की रक्षा करना जिम्मेदारी भी। सदन में वोटिंग की स्थिति में अमूमन स्पीकर वोट नहीं डालते, लेकिन किसी बिल पर पक्ष और विरोध में बराबर वोट होने पर स्पीकर ही निर्णायक वोट डालते हैं। लोकसभा अध्यक्ष नाते मेरी है। देखिए, लोकसभा स्पीकर का पद एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा की सारी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा है पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा में बहुत जागरूक रहती है। वो नए नए बिल पास करती है, नई नई स्कीमें लेके आती है, नई चीजें लेके आती है उसमें। और हमने देखा है राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष किससे छोटे छोटे बिल्कुल अकारण के मुद्दे लेकर सदन को नहीं चलने देता है, सभापतियों की मजाक बनाता है। तो हमें स्टर्न, एक ताकतवर, एक सशक्त जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी जरूरत है। इसलिए वो पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस तरह का विपक्ष हो हमारे पास, जो टेबलों पर चढ़ जाता है, कुर्सियों पर चढ़ जाता है, हुड़दंग करता है, पन्ने फाड़ता है, बिल फाड़ता है, हमें एक मजबूत लोकसभा अध्यक्ष की जरूरत है। 1999 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को केवल 13 महीने हुए थे। इस गठबंधन सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में वोटिंग कराई गई और केवल एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। वो पावर क्या था, ये समझिए। 1998 में कांग्रेस के गिरधर गमांग सांसद बने थे, लेकिन जनवरी 1999 में ओडिशा के सीएम बन गए। नियम ये कहता था कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अविश्वास प्रस्ताव में स्पीकर ने वोट देने का फैसला गोमांग के विवेक पर छोड़ दिया। बालयोगी चाहते तो उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं देते। कांग्रेस के गोमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। इस तरह वाजपेयी सरकार दूसरे कार्यकाल में 13 महीनों में ही गिर गई। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग थी और उसमें जेएमसी बालयोगी जो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे, वो थे स्पीकर लोकसभा के। गिरधर गोमांग जो कि ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके थे चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, वो यहां पे कांग्रेस के एमपी भी थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से रिजाइन नहीं किया था। सिर्फ ये टेक्निकलिटी थी, तो उन्होंने वोट डाला। उनका वोट जेएमसी बालयोगी ने वैलिड मान लिया। नतीजा यह हुआ कि उस वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार माइनॉरिटी में आ गई और गिर गई। बड़ी इसके ऊपर जद्दोजहद हुई, बड़ी वो हुई, लेकिन स्पीकर का वर्डिक्ट फाइनल माना गया और इस मामले में वाजपेयी सरकार को पावर से हाथ धोना पड़ा सिर्फ एक वोट की वजह से। देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को ये पद देती है या फिर खुद के लिए रखती है। 2 बार एनडीए की जो सरकार बनी उसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, इसीलिए बहुत सारे कड़े कानून बने, बहुत कड़े फैसले भी लिए गए। अब कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सहयोगियों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है। और चूंकि अग्निवीर को लेकर जेडीयू की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया और विरोधियों की तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है, इसीलिए सवाल ये उठने लगे कि नई सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां बड़े निर्णय के साथ हो सकती हैं। वंदे वंदे वंदे। बहुमत का जादुई आंकड़ा एनडीए गठबंधन के पास है और इसमें बीजेपी की 240 के बाद 16 और 12 सीटों के साथ टीडीपी और जेडीयू सबसे अहम दल है, यानी सरकार की चाबी इन दोनों के हाथों में है। ऐसे में बीजेपी के कोर एजेंडों पर सभी पार्टियों की राय हम आपको बताते हैं।
देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। इसको लेकर बनी कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल इसके लिए तैयार हैं। हालांकि जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपना समर्थन दे दिया है, जबकि टीडीपी ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडे में हमेशा से शामिल रहा। इस मुद्दे को लेकर जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। यूसीसी के विरोध में जेडीयू का रुख हमेशा सख्त रहता था, लेकिन अब जेडीयू इस पर हर पक्ष की सहमति की बात कर रही है। टीडीपी यूसीसी के विरोध में रही है। चुनाव प्रचार में मुस्लिम आरक्षण खत्म करना बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल था। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही। ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनकर आई, तेलंगाना में चुनकर आई, उन्होंने रातों रात मुसलमानों को आरक्षण दिया। और मुसलमानों को आरक्षण दिया किसका गया? 4% दिया, वो एससी, एसटी, ओबीसी का काट कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को 4% मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था और अब भी उनकी बनने जा रही सरकार मुस्लिम आरक्षण बरकरार रखने पर कायम है। दूसरी तरफ बिहार में 90 के दशक से ही मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है। जेडीयू मुस्लिम आरक्षण पर चुप है। दूसरी तरफ बिहार में 90 के दशक से ही मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है। जेडीयू की राय इस पर अहम है। यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। पूरे चुनाव के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर बहुत अधिक हमलावर रहा। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। जेडीयू ने सरकार से अग्निवीर योजना पर समीक्षा की बात कही। अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसी तरह
बीजेपी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग उठ चुकी है, जिस पर बीजेपी को जेडीयू, टीडीपी से समर्थन मिलना मुश्किल होगा। इसी तरह महिला आरक्षण के मुद्दे पर टीडीपी तो बीजेपी को पहले ही बिना शर्त समर्थन दे चुकी है, लेकिन एनडीए में शामिल होने से पहले नीतीश कुमार एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का प्रस्ताव लाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते रहे। माना जा रहा है वो कोटे के अंदर कोटा देने की मांग कर सकते हैं। गठबंधन की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली। समन्वय और सामंजस्य की कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। तीसरी बार लगातार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। लगातार तीसरी बार जब एनडीए की सरकार बनेगी तो कई नए रिकॉर्ड्स भी बनेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून को पीएम मोदी जब एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस चुनाव में एक और दिलचस्प रिकॉर्ड भी बना है। पिछले 35 सालों में किसी भी पार्टी ने 232 से ज्यादा सीटें नहीं जीती। बीजेपी ऐसा करने वाली इकलौती पार्टी है। 1989 में कांग्रेस को 197 सीटें मिली थीं, 1991 में 232, 1996 में बीजेपी को 161 सीटें मिली थीं, 1998 में 182, 1999 में 182, 2004 में कांग्रेस को 145 सीटों पर जीत मिली, 2009 में 206, 2014 में बीजेपी 282 सीटों के साथ वापस आई, 2019 में 303 सीटें जीती और 2024 में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली। आंकड़ों में समझिए कि 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में क्या अंतर आया। 2004 में यूपीए गठबंधन की सरकार आई तो कांग्रेस के पास सबसे अधिक 145 सीटें थी। 2009 में वो बढ़कर 206 पर पहुंची और 2014 के चुनाव में सीधे 44 तक गिर गई। यानी 10 साल में सीट शेयर में 79% की गिरावट, वोट शेयर में 10% की। 2014 में जब एनडीए की सरकार आई तो 282 के साथ सर्वाधिक सीटें बीजेपी के पास थी। 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 303 पहुंची। 10 साल के शासन के बाद 2024 में ये 240 पर आई। यानी 10 साल में गिरावट 21% और वोट शेयर बढ़ गया 3%। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।